Hello students, today we will continue the chapter electromagnetic waves, which is chapter number 8, and our today's topic of discussion is Hertz experiment. So what is this Hertz experiment all about? Students, Hertz was the first scientist to demonstrate experimentally the production of EM waves. ठीक है, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था. तो इसका थोड़ा सा हम सेटअप देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या सेटअप यूज हुआ था. ठीक है, तो इसके लिए क्या सेटअप यूज किया उसने कि हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं कि एलसी ऑसिलेशंस है ना, जो वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, तो वही एलसी ऑसिलेशंस का अरेंजमेंट इसने क्रिएट किया. ठीक है, तो कैसे क्रिएट किया कि ये सपोज हमारे पास है इंडक्टर कोयल, इसकी कोई ना कोई इंडक्टेंस है. सपोज कितनी इंडक्टेंस है? एल. सही है. अब इसके साथ सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया. डीसी करो एसी करो, ठीक है, दोनों से पॉसिबल है. ये सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया. सपोज हमने डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये स्विच लगा हुआ है. ठीक है, ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया. अब इस इंडक्शन कॉइल के साथ दो मेटल्स के स्फीयर्स को कनेक्ट किया. और ये मेटल स्फीयर्स किस मटेरियल के बने हुए थे? ये मेटल स्फीयर तुम्हारे बने हुए थे ब्रास मेटल के. ठीक है, ये जो है ना स्मॉल these spheres are named as S1 and this one is S2. ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन में प्रेजेंट है. और ये किस मटेरियल के बने हुए? ये बने हुए ब्रास मेटल के. सही है, तो इसके साथ वायर की हेल्प से, ठीक है, क्या कनेक्ट करी उसने? मेटल की प्लेट्स कनेक्ट की. और जो ये मेटल प्लेट्स की कनेक्ट की थी ना, ये भी किस मटेरियल की बनी हुई थी? ये भी तुम्हारी बनी हुई थी ब्रास मेटल की. ठीक है, दो ये मेटल प्लेट्स हैं. सही है, तो ये दो मेटल प्लेट्स हैं जिनके साथ हमने करंट सोर्स कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, तो ये देखो हम क्या करेंगे, ये की को ऑन करके फिर एकदम से ऑफ कर देंगे. ठीक है, तो हमें पता है ये किसका, ये अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं ना. सिर्फ इतना सा अरेंजमेंट देखो, इंडक्टर के साथ हमने सोर्स लगा दिया और जैसे इसको स्विच ऑन करके ऑफ करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? -L/di/dt, है ना. जब भी स्मॉल टाइम में करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. एल इस इंडक्टर की इंडक्टेंस है. सही है, तो ये फुली चार्ज फुली मैग्नेटाइज हो गया इंडक्टर सपोज. ठीक है, फिर क्या होगा? ये डीमैग्नेटाइज होगा, है ना. ये हमारे पास एलसी सर्किट है. ये दोनों जो स्फीयर्स है ना, S1 एंड S2, ये किसकी तरह काम करेंगी? कैपेसिटर की तरह काम करेंगी. तो कैपेसिटर की तरह अगर काम करेंगी तो एक स्फीयर पे कैसा चार्ज आ गया? ये वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है. एक स्फीयर पे कैसा चार्ज आ गया? सपोज पॉजिटिव. S1 स्फीयर पे कैसा चार्ज आ गया? सपोज पॉजिटिव. और S2 स्फीयर पे कैसा चार्ज आ गया? सपोज नेगेटिव. सही है, ये हमारे पास मेटल प्लेट्स है. ये भी क्या है? हमारे पास ब्रास की मेटल प्लेट है. सही है, हमने क्या किया, ये हम कर चुके हैं ना कि ये इंडक्टर को फुल्ली चार्ज कर दो, फिर इसको किसके साथ कनेक्ट कर दो? कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दो. तो मैग्नेटिक एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है? इलेक्ट्रिकल में, है ना. फिर कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देता है? मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर देता है. तो इस प्रोसेस में रेडिएशंस जनरेट होती है, जिनको कौन सी रेडिएशंस बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, तो स्मॉल करंट कैसे वेरी हो सकता है? करंट या तो एसी सोर्स लगा दें हम तो वेरी करेगा, या करंट कैसे वेरी करेगा हमारा? हमने क्या अप्लाई कर दिया? डीसी सोर्स अप्लाई कर दो. ठीक है, बट डीसी सोर्स कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं दे सकते ना डीसी की. ठीक है, कैसी सप्लाई देंगे कि हमारा करंट क्या रहे? चेंज होता रहे. तो डीसी में करंट कैसे चेंज कर सकते हो? कि जब करंट को स्विच ऑन करके उसी टाइम ऑफ कर देंगे. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या इंड्यूस करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा. ठीक है, फिर ये किससे कनेक्टेड है? दो मेटल स्फीयर्स से, है ना. अब मेटल स्फीयर ले लो, मेटल प्लेट्स की फॉर्म में ले लो, है ना. तो ये जो हमने यहाँ सेटअप लगा रखा है ना, ये क्या है?
वेरी हाई वोल्टेज का, ठीक है। कैसे वोल्टेज है इसकी, वेरी वेरी हाई वोल्टेज का हमारा ये सेटअप है, सही है। तो अब देखो कि यहाँ पर इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी किसको दे रहा है, ये S1 S2 किसकी तरह काम कर रहे हैं, दो मेटल के स्फीयर्स हैं और इनके बीच में गैप प्रेजेंट है, तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, कैपेसिटर की तरह। तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेटअप हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ ना, इसकी वोल्टेज क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेटअप हुआ है उसकी वोल्टेज क्या थी, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई थी। इतनी ज़्यादा हाई थी कि S1 S2 के बीच में जो एयर प्रेजेंट है ना वो आयोनाइज हो जाएगी, सही है। S1 S2 वैसे तो एयर बैड कंडक्टर है, बट बहुत ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तो एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है। कैसे पता चलेगा आयोनाइज हो जाएगी, कि ये अगर पॉजिटिव हो गया है तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। सपोज नेगेटिव से पॉजिटिव S2 से S1 स्फीयर की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, सही है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अभी तक EM वेव्स कहाँ जनरेट हुए ये नहीं बताया हमने। ये सेटअप से S1 S2 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगे। वैसे तो यहाँ देखो अगर वायर होती तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर कर सकते थे, बट यहाँ पे गैप है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं पा रहे थे। बट जो हमने वोल्टेज सेटअप किया ना यहाँ पर, वो क्या है, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज होने से क्या होगा, एयर आयनाइज हो जाएगी, तो एयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रांसफर होने लग जाएंगे, ठीक है। अब EM वेव्स जनरेट हुई है या नहीं, ये कैसे पता लगाया उसने एक डिटेक्टर लिया। तो डिटेक्टर भी कैसा था, डिटेक्टर के लिए भी उसने इससे थोड़ा सा दूर, ठीक है, ये दो मेटल के स्फीयर्स लिए, ठीक है, ब्रास मेटल के ही ले लिए सपोज, ठीक है, और ये वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। दो मेटल के स्फीयर लिए, ठीक है, ये ब्रास मटेरियल के लिए सपोज S1 डैश और ये क्या है S2 डैश, सही है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये बोर्ड के प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी बोर्ड के प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शन में, सही है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही थी, स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। S1 S2 के बीच में क्या प्रोड्यूस हो रही थी, स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। बट हमने देखा कि जैसे ही ये सेटअप जिसमें मेटल स्फीयर्स लगे हुए हैं S1 डैश एंड S2 डैश, और इनको भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, मेटल की वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी ना, तो इधर भी स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी। ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये है डिटेक्टर अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या है, डिटेक्टर अरेंजमेंट। देखो स्पार्क प्रोड्यूस होने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे तो देखो हमने कोई भी करंट सोर्स नहीं कनेक्ट किया, यहाँ तो कनेक्टेड है करंट सोर्स, है ना। यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है, फिर भी यहाँ में क्या हो रहा था कि इधर के गैप में भी क्या हो रही थी, स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी। तो इस बात का क्या मीनिंग निकलेगा कि S1 डैश और S2 डैश के बीच में भी स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या डेवलप हो रहा था, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव। अगर यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे भी स्पार्क प्रोड्यूस होने लग गई, ठीक है। तो स्पार्क का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की बीच की एयर क्या हो गई, आयोनाइज, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गए, ट्रांसफर होने लग गए, समझ रहे हो, ठीक है। तो विदाउट हमने कोई भी मैनुअली कोई भी फोर्स नहीं लगाई है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब यहाँ पे क्या सेटअप हो गया होगा, एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वायर जिसके साथ हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं कनेक्ट कर रखा है, AC भी नहीं कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे DC भी नहीं कनेक्ट कर रखा है ना, फिर भी यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक जगह पॉजिटिव डेवलप हुआ और एक जगह नेगेटिव डेवलप हुआ, सही है।
तो इसका मतलब यहाँ से कोई चीज़ आ रही है ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं सेटअप को में कुछ भी जिसमें चेंजेस नहीं किए, है ना। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है तो कोई चीज़ यहाँ ट्रांसफर हो रही है जो स्फीयर S1 डैश को कैसा चार्ज दे देता है, पॉजिटिव, और स्फीयर S2 डैश को कैसा चार्ज दे देता है, नेगेटिव। ठीक है, तो जो ये चीज़ यहाँ पहुँच रही थी ना वो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इनविजिबल है ये, जैसे वाइट लाइट हमारी ऐसी ये वेव है जो विजिबल है। ठीक है, विबग्योर के सभी कलर हमारे क्या है, विजिबल है। विजिबल लाइट क्या है, हमारी EM वेव्स है, वो विजिबल है, बट एक्सरे को हम नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते, बट दे डू एग्जिस्ट, है ना। अगर नहीं देख सकते तो क्या हुआ, ये फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। सही है, तो डिटेक्टर में स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी, इस अरेंजमेंट को बोल देते हैं ट्रांसमीटर एक तरह से। ठीक है, जहाँ पे ये S1 और S2 है ना, इस अरेंजमेंट को क्या बोल दिया, ट्रांसमीटर, इस अरेंजमेंट को क्या बोल दिया, डिटेक्टर, है ना। विदाउट एनी एक्सटर्नल DC सोर्स और AC सोर्स यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक तरफ कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, और एक तरफ कैसा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव, है ना। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गए, जंप करने लग गए। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या जा रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँच रहा था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पहुँच रहा था, मान लो एक तरफ पॉजिटिव बना दिया उसने, एक तरफ क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। सही है, तो ये एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमारी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वेव्स होते, जो भी वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वेव्स की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, मान लो कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना। जो रेडियो चैनल्स में आप रेडियो की ट्यूनिंग करते हो ना, चैनल्स में सॉन्ग प्ले होने लग जाते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, जैसे बिग 92.7 FM में, शायद मुझे एग्जैक्ट इसकी फ्रीक्वेंसी याद नहीं है। ठीक है, तो वो हो क्या रहा है कि चैनल से तुम्हारे तक सिग्नल्स आ रहे हैं। कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं, रेडियो वेव्स के सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल से भी क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं, बट ये रेडिएशंस क्या है, इनविजिबल है। ठीक है, तो ये इनविजिबल रेडिएशंस इस सेटअप में क्या प्रोड्यूस कर रही थी, करंट प्रोड्यूस कर रही थी, स्पार्क प्रोड्यूस कर रही थी। सही है, हाँ, तो जो ये रेडियो वेव्स यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमीटर से डिटेक्टर तक जा रही थी ना, उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर सोर्स की लगा रखी ना, यहाँ पे AC सोर्स लगा दिया, सपोज हमने कैसा सोर्स लगा दिया, AC सोर्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जितनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही यहाँ रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। सही है, जितनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ना। आप लोगों को पता है ना AC कैसे आता है, AC में जनरेटर की आपने वर्किंग देखी होगी, है ना। जनरेटर में क्या होता है कि हमारे पास अपर्चर क्या करता था, रोटेट करता था इन मैग्नेटिक फील्ड, और उस कॉइल में क्या जनरेट होती थी, करंट जनरेट होती थी। और वो करंट या वोल्टेज 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरह से वेरी करती थी। तो उसके ऑसिलेशन की क्या होती है, AC के ऑसिलेशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो AC के ऑसिलेशन की जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी तुमने सोर्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अप्लाई की है, उतनी फ्रीक्वेंसी की उतनी ही फ्रीक्वेंसी की EM वेव्स यहाँ पर जनरेट होंगी। ठीक है, तो हर्ट्ज के बाद एक इंडियन साइंटिस्ट थे JC बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने EM वेव्स को प्रोड्यूस किया था। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट करने के 6-7 साल बाद JC बोस ने EM वेव्स को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो उन्होंने जो EM वेव्स जो प्रोड्यूस की थी ना, कितनी वेवलेंथ की EM वेव्स उन्होंने लैब में प्रोड्यूस की, 5 मिलीमीटर से लेके
225 मिलीमीटर तक की वेवलेंथ को ईएम वेव्स को उन्होंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद मार्कनी साइंटिस्ट आए। मार्कनी ने क्या किया कि ईएम वेव्स जो जनरेट हुई उनको फ्यू किलोमीटर्स तक ट्रांसमिट भी किया। जैसे रेडियो वेव्स क्या करती हैं, स्टेशन से आपके प्लेस तक क्या करती हैं, पहुंचती है ना। ठीक है, यानी वो कई किलोमीटर तक का डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकती हैं। सही है, तो मार्कनी ने सबसे पहले ईएम वेव्स को ट्रांसमिट किया था फ्यू किलोमीटर्स तक। सही है, अब जो ये ईएम वेव्स जनरेट हुई है ना, ईएम वेव्स का अभी मैंने बताया एक पार्ट होता है वाइट लाइट, ठीक है, या विजिबल लाइट बोल दो। ईएम वेव्स का एक पार्ट क्या है, विजिबल लाइट। तो जैसे विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, विजिबल लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। विजिबल लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। आपने लोअर क्लासेस में 10th क्लास में स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। और विजिबल लाइट क्या करती है, अभी आगे के आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें लाइट के ओन फिनोमिना आप पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन। तो ये विजिबल लाइट ये सब फिनोमिना करती है। ठीक है, तो बाद में उन्हीं वेव्स, ईएम वेव्स को भी प्रोड्यूस किया गया। बाद में ये भी प्रूव किया गया कि जो ईएम वेव्स है ना, ईएम वेव्स विजिबल लाइट की तरह वो भी, ईएम वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती हैं, ईएम वेव्स भी, यानी ईएम वेव्स की बात करें, जैसे अगर कोई पूछे कि रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है तो आप क्या बोलोगे, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, रेडियो वेव्स रिफ्रैक्ट होती है, रेडियो वेव्स डिफ्रैक्शन फॉलो करती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक्सरे भी हमारी ईएम वेव्स है ना, तो एक्सरे वेव्स की भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है और डिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ईएम वेव्स की वेलोसिटी निकाली गई विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ईएम वेव्स की वेलोसिटी निकाली गई विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, जितना ही हमने ऑसिलेटर लगाया है, जो सोर्स लगाया है, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर है ना, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट होती है ना, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, फिर क्या किया गया, इन वेव्स की वेवलेंथ काउंट की गई। क्या किया गया, वेव्स की वेवलेंथ काउंट की गई, फिर इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो हमने स्पीड निकाली। ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स। किसकी स्पीड है, ये स्पीड ऑफ ईएम वेव्स। तो ये किसके इक्वल आई, ये आई स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, यानी जो ईएम वेव्स की स्पीड है वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यानी जितनी ईएम वेव्स है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, जितनी स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। क्यों, क्योंकि लाइट, विजिबल लाइट उन्हीं ईएम वेव्स का पार्ट है। यानी सभी ईएम वेव्स में क्या क्या आ गया, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, है ना, ये सब की सब एक ही स्पीड से मूव करती है, विच इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, थैंक यू।